दोस्तों हम लोग इस क्लास के अंदर एसएससी जीडी जो नई वैकेंसी आई है इसकी तैयारी के लिए हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो के अंदर हम लोग आज 12 फरवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट में जो जीके जीएस के सवाल को पूछा गया था, इन सवाल को पूरे एक्सप्लेन के साथ एक्स्ट्रा सहित आप लोगों को पूरे डिटेल एक्सप्लेन करने वाले हैं। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल SEP व अभिषेक सुमन चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों को इस तरह का इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि इस चैनल पर हम एसएससी जीडी का जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पूछा गया है, इन सभी क्वेश्चन को पूरे डिटेल एक्सप्लेन पूरी जानकारी के साथ करने वाले हैं। तो दोस्तों इस क्लास को हम लोग शुरू कर रहे हैं। इस क्लास के अंदर आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन नंबर 26 से देखेंगे, इसमें 28 तक। क्वेश्चन नंबर 26 में है, भारतीय उपमहाद्वीप में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत के रूप में है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है कव्वाली, ये कव्वाली भारतीय उपमहाद्वीप में जन्म लेने वाला भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में है, सत्य के प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, यही क्वेश्चन है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी का आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। बात कर ले सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इस पुस्तक की रचना यानी प्रकाशन 1927 ईस्वी में करवाया गया। कब? 1927 में इस पुस्तक की प्रकाशन की गई थी, जो गुजराती भाषा में लिखा गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, सत्य के साथ मेरा प्रयोग ये जो किस भाषा में लिखा गया था? गुजराती में। इसी पुस्तक का अंग्रेजी में जो अनुवाद किया गया है महादेव देसाई के द्वारा। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा करवाया गया? महादेव देसाई के द्वारा। वहीं पर अगर हम लोग ध्यान रखेंगे, APJ अब्दुल कलाम का जो ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक APJ अब्दुल कलाम। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो ऑटोबायोग्राफी, ध्यान रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, किसके द्वारा लिखा गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नरेंद्र मोदी की बात करें, नरेंद्र मोदी के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है आपातकाल में गुजरात, आपातकाल में गुजरात पुस्तक के लेखक कौन? नरेंद्र मोदी। और ज्योतिपुंज नामक पुस्तक की भी रचना किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान का नागरिकत्व का धारा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, भारत का जो संविधान के अंदर नागरिकता का प्रावधान लिया गया है ये UK से लिया गया, यूनाइटेड किंगडम से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हम लोग बात कर ले दोस्तों नागरिकता, भारतीय संविधान के भाग 2 के अंदर नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता पर सर्वप्रथम कानून जो बनाया गया था 1955 ईस्वी में। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 5 से 11 के बीच में नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता का प्रावधान UK के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो नागरिकता का प्रावधान है वो एकल नागरिकता का प्रावधान है। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। किस भाग के अंदर है? तो भाग नंबर 2 में है। नागरिकता पे पहली बार कानून कब बना था? तो 1955 ईस्वी में नागरिकता पर पहली बार कानून बना था। और अनुच्छेद की बात करें तो 5 से 11 के बीच में नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। 29 में डैश प्राय प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणीय होती है। किस प्रकार की जो मिट्टी है रेतीली और गुण में लवणीय होती है? तो 29 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शुष्क मिट्टी जो है प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणीय होती है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वहीं पर बात कर लेते हैं हम लोग, जलोढ़ मिट्टी में पोटास और कैल्शियम की प्रचुरता तथा नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ये जलोढ़ मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 में है, डैश सरकारी रसीदें हैं जो विमोचन योग्य यानी रिडीमेबल नहीं है, रिडीमेबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर हो जाएगा, राजस्व रसीदें जो है सरकारी रसीदें है जो विमोचन योग्य यानी रिडीमेबल नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में है,
भारत सरकार में युवा मामला और खेल के लिए वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है? तो ये वर्तमान समय की बात किया जा रहा है और 2019 का ये क्वेश्चन है, इसलिए उस समय के जो खेल एवं युवा मामले के जो मंत्रालय थे वो राज्यवर्धन सिंह राठौर थे। लेकिन अभी की बात किए 2022 में, अभी वर्तमान समय में युवा मामले और खेल मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो है अनुराग ठाकुर। ध्यान रखिएगा, वो अभी कौन है? अनुराग ठाकुर। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उस समय 2019 में कौन थे? राज्यवर्धन सिंह राठौर। लेकिन अभी वर्तमान समय में 2022 की बात करें तो वो कौन है? अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में है, लक्षद्वीप द आइलैंड किस द्वीप में स्थित है, यानी किस महासागर में स्थित है? लक्षद्वीप द आइलैंड ये है हिंद अरब सागर में। अरब सागर ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लक्षद्वीप द आइलैंड किस महासागर में स्थित है? अरब महासागर में स्थित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अरब सागर में द्वीप, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या है, तो ये भी ध्यान रखिए कितने द्वीप हैं? 36 द्वीपों की संख्या है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लक्षद्वीप में सिर्फ 10 द्वीप आबादी वाला, इसमें से कितने आबादी है, कितने द्वीप पर आबादी है, यानी जनसंख्या वाला जो द्वीप जहाँ पे लोग रहते हैं वो 10 द्वीप है केवल, और कुल द्वीपों की संख्या 36 है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जून 2018 तक भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी देश दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। ये सुनील छेत्री बने हैं। दुनिया में सबसे अधिक दूसरे स्थान पे गोल करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? सुनील छेत्री के नाम। जबकि हम लोग बात कर लें सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड किनके नाम है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास। और ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है पुर्तगाल के रहने वाले हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 191 मैच में कुल मिला के 117 गोल करके पहले स्थान पे है, जबकि सुनील छेत्री दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में है। क्वेश्चन 34, पूंजी उत्पादन के दौरान विविध कच्चे माल और खर्च को संदर्भित करती है, किसके द्वारा? तो ये जो सही आंसर हो जाएगा, कार्यशील के द्वारा संदर्भित करती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विषाणुओं के जो अध्ययन को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, वो कहा जाता है वायरोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी। वहीं पर बात कर ले हम लोग जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के अध्ययन को कहा जाता है बायोलॉजी। जीव विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बायोलॉजी। और अगर हम लोग बात कर रहे हैं मिट्टियों का अध्ययन, मिट्टियों का अध्ययन कहा जाता है पेडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 36 नंबर, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, गांधी इरविन समझौता ये सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं, असहयोग आंदोलन से संबंधित है। सॉरी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये जो प्रश्न है गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था, और जो कि 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही दूसरा नाम है दांडी यात्रा। ये भी ध्यान रखेंगे, दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही दूसरा नाम है। इसी का नाम है एक नमक आंदोलन, क्योंकि नमक पर टैक्स बढ़ाने के कारण ही आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। साबरमती आश्रम से शुरू किया, दांडी यात्रा के पहुंचकर समुद्र के पानी से इस आंदोलन को समाप्त किया। वहीं पर इस किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता। इसी गांधी इरविन समझौता के बाद महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, ये रॉलेट एक्ट भारत में आया था 1919 ईस्वी में। इसी रॉलेट एक्ट का दूसरा नाम है काला कानून।
नो अपील, नो दलील, नो वकील का कानून। इस रॉलेट एक्ट के द्वारा किसी भी व्यक्ति को पकड़ के जेल के अंदर बिना अपराध किए बंद कर दिया जाता था, इसलिए इसका नाम है काला कानून। बात कर ले सविनय अवज्ञा आंदोलन तो बता ही दिए दोस्तों। असहयोग आंदोलन ये 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया पहला आंदोलन था, यानी पहला जन आंदोलन था, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था और 1922 ईस्वी में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद इस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा ही शुरू किया गया था 1942 ईस्वी में, और इसी आंदोलन के समय में महात्मा गांधी ने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, करो या मरो। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में है, जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अपशिष्ट उत्पादों और खून से अतिरिक्त द्रव को निकलने की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस। इस तरह से डायलिसिस ऑप्शन नंबर डी में है, डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर में है, जम्मू और कश्मीर को कौन सा अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 370 के अंदर जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जो कि 2019 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया गया। 2019 में इसको समाप्त कर दिया गया और अनुच्छेद 35A को भी समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद नंबर 370 और अनुच्छेद 35A को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा के लिए हटा दिया गया। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर को अब विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करके इसको जम्मू कश्मीर को दो भाग में डिवाइड कर दिया, एक तो जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, और दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश के अंदर डाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 में है, पत्तियों की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। पत्ती के निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। रंध्र ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में दोस्तों, अर्थशास्त्री डैश ने 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। किस अर्थशास्त्री ने 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो वो अमर्त्य सेन थे। अमर्त्य सेन ने 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए, 2022 में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। इसके बारे में पूरा डिटेल हम अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाएं। आप वहां पर प्लेलिस्ट में जाके ये नोबेल पुरस्कार से संबंधित जितने भी प्रश्न बनने वाले उन सभी प्रश्नों को पूरी डिटेल के साथ पढ़ाए हैं, और भारत की ओर से अभी तक कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है वो भी पढ़ाएं। इसलिए उस वीडियो को जरूर आप लोग देख कर जाइए, वहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर में देख लेते हैं। 41 है, जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं गुज्जर और बरकवाल, ये जम्मू कश्मीर के बंजारे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भोटिया भारत की एक प्रमुख जनजाति है। देखिए भोटिया भारत की एक प्रमुख जनजाति है और वर्तमान में यह जनजाति अधिकांश उत्तराखंड के अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी आदि क्षेत्रों में मिलते हैं। गद्दी भी एक प्रकार का ये जनजाति है जो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। वहीं पर बात कर लेते हैं शेरपा का निवास नेपाल और तिब्बत के हिमालयी क्षेत्रों तथा उसके आसपास के क्षेत्रों का है। अगर हम लोग बात कर ले भारत में सबसे बड़ी जनजाति भील है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर देखते हैं। 42 है, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सोना धातु सबसे अधिक तन्य है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर हम लोग बात कर लें, तांबा प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। तांबा जो है प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों रूप से पाया जाता है। एल्युमिनियम भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु है। एल्युमिनियम जो है प्राकृतिक रूप से प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में धातु है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क जो है बॉक्साइड है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 43 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 43 में 43 नंबर, हवा महल कौन से शहर में स्थित है?
हवा महल, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जयपुर में है। और हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा 1799 ईस्वी में किया गया। कब किया गया है? महाराणा प्रताप, यानी महाराणा प्रताप के द्वारा, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण जयपुर में किया गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में दोस्तों 44 है, भारत के न्यायतंत्र में अदालतों का पदानुक्रमण शामिल है जिसमें कौन सबसे उच्च स्थान रखता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय ये सर्वोच्च है भारतीय न्यायालय के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में है, 45 निम्नलिखित में कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? तो 45 का ए हो जाएगा, टीपू सुल्तान जो है फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है? 46 में निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की उपनदी नहीं है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो गंगा है, ये गंगा सिंधु नदी की उपनदी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 46 से 47 है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये अभिनव बिंद्रा जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में किया गया था और इसमें वर्तमान समय की बात करें तो इसमें 5 लाख पुरस्कार राशि दिया जाता है। दोस्तों 5 लाख नहीं 25 लाख राशि दी जाती है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में वर्तमान समय में कितनी राशि दी जाती है? 25 लाख। और ये भी ध्यान रखेंगे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं हम लोग अब। क्वेश्चन नंबर 48 में है कि निम्न में से कौन पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है? कैल्शियम जो है, ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम पानी के साथ में प्रतिक्रिया करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? लठमार होली जो है दोस्तों ये वरसाना और नंदगांव में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर में है, 300 कैच लपकने वाले भारत के पहले विकेट कीपर कौन है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी भारत के पहले विकेट कीपर हैं जिन्होंने 300 कैच लिए हैं, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने आज 12 फरवरी 2019 के एसएससी जीडी में जो प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों को डिटेल और एक्स्ट्रा फैक्ट सहित हम आप लोगों को बताने का प्रयास किए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये क्लास निश्चित रूप से पसंद आया होगा और आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से आप मेरे चैनल SEP बाय अभिषेक सुमन को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों को भी इस क्लास के बारे में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों हम अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।